2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसी रास्ते से आते जाते रहे, यानी उस कस्बे से होकर गुजरते रहे। और हर बार वो नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहते। कभी गोल चश्मा दिखता तो कभी चौकोर दिखता, कभी लाल दिखता, कभी काला दिखता, कभी धूप का चश्मा दिखता, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा दिखता, यानी कोई ना कोई चश्मा रहता था। और उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को उस चश्मे को देखने की उत्सुकता और एक जो आनंद मिलता था कुछ क्षण भर के लिए, वो प्राप्त हो जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति पर किसी भी तरह का चश्मा नहीं था, कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकानें भी बंद थीं, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगली बार जब वो गुजरे तब भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यानी जब अगली बार वो गुजरे थे, मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, दुकानें भी बंद थी, चौराहे की पान दुकान भी बंद थी। कहने का मतलब है कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी और कैप्टन के मौत के शौक में शोक मनाते हुए, शौक नहीं शोक मनाते हुए लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी। अगली बार भी जब वो गुजरे तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। दुकानें तो खुल गई थी, क्योंकि लोग शोक मनाते हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं मना सकते, अपने अपने काम काज में लोग तुरंत लग जाते हैं। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कैप्टन मर गया तो चलो मूर्ति पर एक चश्मा हम चढ़ा दें और वो चश्मा हमेशा के लिए उस मूर्ति पर बरकरार रहे। लोगों का ध्यान उस ओर गया ही नहीं, नेताजी की मूर्ति की ओर नहीं गया, अपने अपने कारोबार में सब व्यस्त हो गए, लेकिन नेताजी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वह कैप्टन कमजोर था, मरियल सा था, छोटी मोटी आमदनी उसकी थी, फिर भी उसको ध्यान था। लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार की दुकानें हैं चौक चौराहे पर, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, किसी ने मूर्ति पर चश्मा लगाना मुनासिब नहीं समझा। तो दूसरी बार दुकानें तो खुल गई थी। हालदार साहब पहुंचे वहां पर। उन्होंने पान वाले से पूछा कि आखिर नेताजी की आंखों पर आज चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाला उदास हो गया, यानी उसके मन में भी संवेदना थी। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूक दिया और सिर झुकाकर अपनी धोती से आंखों को पोंछता हुआ बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन मर गया इसलिए आंखों पर चश्मा नहीं है, कैप्टन होता तो आंखों पर चश्मा होता। कैप्टन के बगैर मूर्ति के बारे में सोचने वाला वहां कोई नहीं। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, ये भी द्रवित हो गए, ये भी दुखी हो गए, इसलिए ये भी कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और चले गए। फिर बार बार सोचते रहे कि उस कौम का क्या होगा, उस देश का क्या होगा, उस संप्रदाय का क्या होगा, उस समूह का क्या होगा, उस समाज का क्या होगा जो अपने देश की खातिर अपनी घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। नेताजी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस पर भी लोग हंसते। यह जो कैप्टन की बात आई, इसने भी अपना योगदान दिया, किंचित ही सही, उस पर भी लोग हंसते थे और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, अपने आप को प्रचारित करते हैं, अपने आप को दर्शाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम आगे हैं, हम ऊपर हैं, हम अमीर हैं। बात बात पर दिखाया जाता है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि मूर्ति पर कोई चश्मा होगा नहीं और कस्बे की हृदय स्थली है वह चौक, उस चौक पर सुभाष जी की प्रतिमा है। प्रतिमा तो आज भी होगी, मूर्ति आज भी होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया जो चश्मा लगाया करता था। फिर इसलिए इन्होंने सोचा कि आज वहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनको भी वो चश्मा
के बगैर मूर्ति खाली खाली लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन इन्होंने भी एक चश्मा खरीद कर मूर्ति पर पहना देने की बात सोची नहीं। कुछ लोग जो देश के बारे में सोचते भी हैं लेकिन एक कदम आगे बढ़कर कुछ करते नहीं। बहुत तरह की बातें इस कहानी के माध्यम से आती हैं। हवलदार साहब उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश में घट रही घटनाओं के प्रति संवेदनशील तो हैं, उसके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन आगे बढ़कर कुछ करते नहीं। कुछ लोग हैं जो केवल कुछ करने वालों का मजाक उड़ाया करते हैं, केवल तमाशा की तरह उसे देखते हैं। और कुछ लोग हैं जो इन तमाशों का परवाह किए बगैर कुछ करने को तैयार रहते हैं। वे कमजोर सही, वे साधनहीन सही, लेकिन वे उस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर रहते ही नहीं बल्कि काम को करते भी। हवलदार साहब सोच रहे हैं कि आज वहां पर नहीं रुकेंगे, पान नहीं खाएंगे, मूर्ति को देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। इसलिए उन्होंने ड्राइवर से कह दिया क्या चौराहे पर नहीं रुकना है, बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। क्योंकि उन्हें मूर्ति बगैर चश्मे की खल रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन इसको दूर करने का प्रयास उन्होंने भी नहीं किया, बल्कि बुरी लग रही है तो हम उधर देखेंगे नहीं, हम उसको अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। लेकिन आदत से मजबूर थे। जैसे ही चौराहा आया, आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई और कुछ ऐसा देखा इन्होंने कि चीख उठे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। एकाएक बोला, रोको क्यों? रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से नीचे कूद करके उतर गए और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। फिर मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, जैसे सलामी दे रहे हो। एकाएक गाड़ी को रोका गया। जोरदार आवाज हुई होगी ब्रेक की। लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट हुआ कि आखिर जीप में इतनी जोरदार ब्रेक क्यों मारी गई, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। और एकाएक जब इन्होंने चीख कर जीप रोको कहा होगा तो ड्राइवर भी चौंक पड़ा होगा और तुरंत उसने ब्रेक मारी होगी। आखिर क्या न क्या हो गया। खैर ये लपक कर उतरे और जाकर के मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। यह चश्मा जिस तरह का चश्मा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। बात तो छोटी लग रही थी, लेकिन छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात थी। जिस कमी को बड़ों ने दूर करने का प्रयास नहीं किया, उस कमी को छोटे बच्चों ने दूर किया। छोटे बच्चे जो सरकंडे के चश्मा बना लेते थे, उन लोगों को खला कि मूर्ति बगैर चश्मे की है। उन्होंने उस सरकंडे का चश्मा बना करके उस मूर्ति पर फिट कर दिया। और यह तो अस्थाई हल था, सरकंडे का ही सही, लेकिन चश्मा जो लगा दिया गया वो चश्मा वहां से उतरने वाला नहीं। इस बात से उनकी आंखें भर आई कि चलो आने वाले बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में, भावी पीढ़ी में, भविष्य की पीढ़ी में देशभक्ति की भावना आज भी है। जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे इस पीढ़ी में देशभक्ति की भावना समाप्त होती जा रही है, वैसी बात नहीं है, बल्कि अभी भी उनमें देशभक्ति की भावना है और देर सवेर वो देश के प्रति समर्पित होंगे, महापुरुषों के प्रति समर्पित होंगे। यह बात सोच करके उनकी आंखें भर आई कि देशभक्ति कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग इस मार्ग से हट जाएं, कुछ लोग विचलित हो जाएं, कुछ लोग घोर स्वार्थी हो जाएं, लेकिन पूरा का पूरा देश एहसान फरामोश हो जाएगा। पूरा का पूरा देश महापुरुषों से विमुख हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आने वाली पीढ़ी में भी लोग जरूर उन्हें याद करेंगे, उनके बलिदान को याद करेंगे, उनकी कुर्बानियों को याद करेंगे, भूलेंगे नहीं उनको। ये बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, सब कुछ होम कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, हम उनके प्रति सम्मान रखें, हम उनके प्रति एक सही दृष्टिकोण रखें, सही सोच रखें, उनको सम्मान दें, उनको याद करें।
आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में बताएं कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, हम इस बारे में कभी नहीं सोचते, बल्कि हम सिर्फ अधिकारों के बारे में बात करते हैं। हमें थोड़ी सी कमी होती है तो हम सरकार के खिलाफ हाय हाय और नारा लगाते हुए, जुलूस निकालते हुए निकल पड़ते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, दुकानें बंद करवाते हैं। इससे देश को कितना नुकसान होता है इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमें अपने स्वार्थ से मतलब है, देश के नुकसान से मतलब नहीं है। देश को कितनी हानि हो रही है उससे मतलब नहीं है। हमें जो काम करने के लिए मना किया जाता है हम वही काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। और हमारे ऊपर थोड़ा सा भी अत्याचार होता है तो हम मानव अधिकार, तो फलाना, तो ढिमका, तो ये, तो वो, तो मीडिया वाले, तो पत्रकार, तो ये सब आकर के हुजूम लगा देते हैं और उसी की चर्चा करते रहते हैं, बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, तिराते हैं। एक घटना पूरे देश में कहीं एक घटना घट जाती है तो उसको इतना प्रचारित किया जाता है कि पूरे देश को लगता है कि पूरे देश में यही सब हो रहा है और दूसरा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जहां देश के प्रति समर्पण की बात हो, जहां देश के उन्नति के लिए संघर्ष करने की बात हो, श्रमदान करने की बात हो, योगदान करने की बात हो, अच्छा सोचने की बात हो, अच्छा करने की बात हो, वहां हम फिसड्डी साबित होते हैं। ये कैसी पीढ़ी है जो जोंक की तरह बनती जा रही है, खून चूस कर खा लें। हमारा दूसरे के प्रति कोई दायित्व नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, बस हमें केवल अपना पेट भरना है। हमारा पेट भर जाए सब कुछ सही है, हमारा पेट नहीं भरे तो दुनिया अंधकारमय है और हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। इस बात को इस कहानी के माध्यम से उद्धृत किया गया, दर्शाया गया है। हम सबको ये सोचने के लिए कहानी मजबूर करती है कि हमारा कोई दायित्व नहीं है देश के प्रति, कि हमारा कोई दायित्व नहीं है अपने महापुरुषों के प्रति। क्या हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं? क्या हम उनके नाम तक जानते हैं? न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका नाम आ गया है, इतिहास में दर्ज हो गया, या किसी कहानी में हमने पढ़ लिया, या कभी उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ से हम सुन लेते हैं, या प्रेस में या मीडिया में या अखबारों में उनके बारे में दो चार बातें आ जाती हैं तो हम उसको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बस उतना ही भर हम जान पाते हैं। उसके अलावा भी करोड़ों करोड़ों लोग थे जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, हमने उनके बारे में कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। हाँ, जिस क्षेत्र के वे थे उस क्षेत्र में जरूर वे चर्चा के विषय होंगे, लेकिन उसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम ना तो अखबार वाले करते हैं, ना मीडिया वाले करते हैं। हमें सिर्फ अपना अधिकार चाहिए, हमें अपनी सुविधा चाहिए, हमें अपना भोजन चाहिए, हमारा रहन सहन का स्तर ऊंचा उठना चाहिए, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सारी सुविधा चाहिए। थोड़ी सी कमी हो जाती है हम हाय हाय करने लगते हैं, सरकारों पर दबाव बनाते हैं, सरकार भी मजबूर होती है। देश के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है, और इसी बात को इस कहानी के माध्यम से उद्धृत किया गया।